तो आज की जो बुरी खबर है वो ये है कि इंदौर के मशहूर शायर जिनको दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग पहचानते थे, उनका उनका नाम था डॉक्टर राहत इंदौरी। और उनका भी कोरोना की वजह से आज देहांत हो गया। हालांकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। अभी आज सुबह ही उनका ट्वीट भी आया था कि कोरोना से संक्रमित पाया गया हूँ और हॉस्पिटल में हूँ, दुआ कीजिए जल्दी से इसको हरा दूँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर पाए और अभी उनकी डेथ हो गई। शायद आप लोगों ने बहुत बहुत आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे उनको, लेकिन एक मशहूर शायर हैं। और कई उसमें एक तो वो उनका एक छोटी सी नज्म फेमस हो गई थी। हालांकि उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन टिकटॉक पर उसको अलग तरीके से पेश किया गया। शायद सुना होगा आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी एक क्लिप। हालांकि वो जो पोयम है, वो जो शायरी, सॉरी, जो शायरी है वो किसी और मकसद को लेकर बनाई गई थी, लेकिन टिकटॉक पे उसको और ही नजरिए से जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। मैं कैसे जुड़ा हुआ हूँ या फिर मैं कैसे फॉलो करता हूँ उर्दू के कुछ शायर, मैं किसी को नहीं जानता। सच्चाई ये है कि मैंने किसी को पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उर्दू में थोड़ी सी जो इंटरेस्ट मेरे को जो जगाया, वो राहत इंदौरी साहब ने जगाया। और उनकी जो शेर व शायरी का जो पेश करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत शानदार था। बहुत शानदार था ही बोल सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली उनके वीडियोस तो हालांकि बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो वो तो अपने आप में एक लेजेंडरी थे, जाहिर सी बात है। एक महान शायर थे जो कि बहुत कभी कभार होते हैं भारत जैसे देश में। हालांकि उनका विरोध भी खूब होता था। उनके निजी व्यक्तिगत विचारधारा क्या थी उससे हमें ज्यादा वास्ता नहीं रखना है, या फिर नहीं उनको समझने की कोशिश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जो वो बोलते थे, और मालूम एक सबसे बड़ी हमारी एक परेशानी रहती है, हम बहुत बड़ी बात को छोटा नहीं कर पाते। छोटा नहीं कर पाते मतलब, जैसे मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट बताना है ना, तो शब्दों की कमी होती है, उसके कारण से हम एक चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो जो पोयम या वो होती है ना, कविताएं होती हैं, शेरो शायरी होती है, या फिर कुछ गीत होते हैं, तो ये गीत में मालूम क्या होता है, उन बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे शब्दों में समेटना समेटना पड़ता है। समेटना पड़ता है मतलब छोटे शब्दों में उसको डालना पड़ता है, और बात वही की वही पहुंचना चाहिए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात वही पहुंचना चाहिए। बस क्या है, शब्दों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल है। कम इस्तेमाल है मतलब इतना शानदार तालमेल है कि जो मैं एक पेज में बात लिख पाता, वो कहानी, पोएट्री या शायरी आदि में मैं जो है वो केवल 4 लाइन में खत्म कर देता हूँ उसमें लिखने के बाद। ये खूबी राहत इंदौरी, कोई भी किसी भी लेखक को ये खूबी जो है वो महान बनाती है कि वो ज्यादा को कम में कैसे लिख पा रहा है, ज्यादा भावनाओं को, ज्यादा शब्दों को, ज्यादा ज्ञान को कम शब्दों में कैसे सिमट पा रहा है। और इस लेखक इसी तरह से बनते हैं कि ज्यादा शब्दों को कम शब्दों में बता पाए, लोगों तक अपनी बात कह पाए। उस वही सही सही लेखक होता है ना। तो राहत इंदौरी साहब इसमें के थे एक उर्दू के पोएट, या फिर आप बोलते हो शायरी करते थे जो, उनमें वो जो है वो कर सकते थे ऐसा। वो जो है बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों या फिर शायरी में लेकर बोल देते हैं। तो यकीनन उनकी पोएट्री, हो सकता है अभी आप सुनोगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वाकई एक क्लास थी उनकी पोएट्री में। मैं कैसे तल्लीन हूँ इसमें, मैं कैसे जुड़ा हुआ हूँ उनसे, तो उसके बारे में भी एक स्टोरी जैसी है। लास्ट ईयर क्या होता है, 16 दिसंबर को हम लोग जो है वो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है वो भारत पाकिस्तान के 1971 में जो युद्ध हुआ था, भारतीय सेना को जो है उसमें जीत मिली थी और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है सरेंडर किया था। तो हम लोग 16 दिसंबर हर साल को, 1971 में विजय दिवस हुआ था हालांकि, लेकिन 1971 के बाद से ही जो है वो लगातार जो है वो हम विजय दिवस के रूप में उसको देखते आ रहे हैं 16 दिसंबर को। तो इस 16 दिसंबर को क्या हुआ, 16 दिसंबर को जो है वो मेरे पास न्यूज आई कि डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर राहत इंदौरी के साथ साथ 4-5 कवि जो है वो आ रहे हैं, और भोपाल में जो है वो अपनी कविता का पाठ करेंगे। तो ये मेरे को न्यूज मिली कहीं से। अच्छा, इस दौरान मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं उस दौरान जो है मेरा 11 तारीख का जाने का हिसाब किताब था। मैं जा रहा था स्वर्ण मंदिर देखने के लिए, और वहां से स्वर्ण मंदिर से होता हुआ करतारपुर कॉरिडोर जाता, जो कि पाकिस्तान में है। तो मैं पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहा था। उस दौरान क्या हुई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मुझे जो है वो बुखार और जुकाम के कारण से मेरे से पलंग से उठते नहीं बन रहा था। इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। तो मैंने क्या करा, वहां का जाने का प्लान कैंसिल करवा दिया। अमृतसर जा रहा था जब मैं, तो वहां का प्लान कैंसिल करवा दिया और मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था। इसी दौरान मेरे को खबर, मेरा 14 तारीख का था वहां पर जाना था मेरे को पाकिस्तान, लेकिन मैं नहीं जा पाया। पिछले दिसंबर की बात है।
तो मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसी दौरान मोबाइल चला रहा था, तो मोबाइल पे अपडेट मिली कि सरकारी एक प्रोग्राम है 16 दिसंबर को, और उसमें कुमार विश्वास और राहत इंदौरी साहब आ रहे हैं। तो मेरे को ज़ाहिर-सी बात थी, मेरे को एक इच्छा जागी कि मैं उसमें जाऊँ, और मेरे फ़ेवरेट दोनों बहुत ज़्यादा उनको मैं मानता हूँ, मतलब उनको जो है वो एडमायर करता हूँ, और उनके शब्दों पे भी बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छा। कभी कभी मालूम आपसे कैसे जुड़ पाते हैं, आपको कोई कवि कैसे पसंद आता है? आपको कोई कवि तभी पसंद आता है जब वो आपके आपसे जो है वो भावों के माध्यम से जुड़ सके। जो वो पोएट्री लिख रहा हो आपके जीवन में भी वो घटित हो रहे होगे, तो आप कवि से तुरंत जुड़ जाते हो। तो ये जुड़ना आना, ये जुड़ाव मेरा उन दोनों के साथ था, है ना? इसके कारण से मुझे जो है उसमें जाने की ललक हुई, और 16 दिसंबर को जो है वो शाम को 7 बजे से जो है वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था। और कुमार विश्वास के नाम पे लोग बाग इतने भयंकर भीड़ लगाते हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में पहुँच जाते हैं। तो मैंने सोचा, मेरी तबीयत खराब थी हालाँकि उस दिन, बहुत ज़्यादा बुखार भी था और सर्दी-जुकाम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, 7 बजे से मुशायरा है या फिर काव्य पाठ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 6 बजे से निकल जाऊँगा, मैं यहाँ घर से 6 बजे निकल जाऊँगा, क्योंकि भीड़-भाड़ होगी बहुत ज़्यादा, भीड़-भाड़ होगी तो जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इसलिए जो है वो मैं जल्दी निकल जाता हूँ। तो मैं जो है वो 6 बजे निकल गया वहाँ पर, और 6 बजे जाके देखता हूँ, यहाँ रवीन्द्र भवन में प्रोग्राम था। रवीन्द्र भवन में वहाँ जाके देखा मैंने, तो वो रवीन्द्र भवन पूरा खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर चेयर लगाने वाले चेयर लगा रहे थे पूरी, मुझे लगा, मेरे को डाउट हुआ कि वाक़ई मुझे नहीं लगता कि कुमार विश्वास जैसा एक देश का जाना-माना कवि यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो भीड़ ही नहीं है। अगर होती तो यहाँ तो लाइन लगी होती देखने के लिए। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, मेरे को लगा हो सकता है नहीं आ रहे हो, प्लान कैंसल हो गया हो, या फिर क्योंकि सरकारी कार्यक्रम भी था वो, और कुमार विश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं आते कि नहीं आते। तो लेकिन मैंने क्या करा, फिर खाली बेड था वहाँ पर कुर्सियों पे, इससे अच्छा मैंने सोचा थोड़ा-सा बाहर घूम आऊँ। थोड़े दोस्तों को फ़ोन लगाया कि अगर आ रहे हो तो आ जाओ, लेकिन दोस्तों ने जो है वो मना कर दिया, बोले नहीं यार, एक तो ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, ऊपर से एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं आधे घंटे तक थोड़ा-सा मैंने इधर-उधर घूमा, टहला कि मेरा टाइम पास हो जाए और 7 बज जाए कैसे भी। पौने 7 के करीब मैं फिर से वापस आ गया घूम-घाम के, और हालत खराब थी उस टाइम। कम से कम 4-5 कपड़े पहना हुआ था, और उसके बाद भी जो है वो सर्दी जो है वो भयंकर हो रही थी। उस दौरान जो है फिर मैं वहाँ पर गया 7 बजे से, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा-सा स्टार्ट हो गया मैं ना, मैंने बोला थोड़ा बहुत देख के चले आता हूँ, हो सकता है नहीं आए कुमार विश्वास या राहत इंदौरी, तो मैं क्या होगा, देखने तो आया हूँ, कम से कम कुछ कवियों को सुनकर चले जाऊँगा। तो मैं बैठा रहा, लेकिन साढ़े 7 बजे के करीब जो है वो प्रोग्राम शुरू हुआ, और जो है उसमें कुमार विश्वास शरीक हो गए, मतलब कुमार विश्वास आ गए। किस्मत से उनकी भी उस टाइम कुमार विश्वास की भी तबीयत खराब हो रही थी, और मैं किस्मत से उस दिन तो सब कुछ ऐसा हुआ था, अपने आप सब होता चल रहा हो जैसे। मैं जो है वो जहाँ नेता वगैरह बैठते हैं उसके जस्ट तीसरी रो में बैठा हुआ था, 3 लाइन छोड़कर जो है वो बैठा हुआ था मैं, मतलब बहुत सामने का नज़ारा दिख रहा था। तो मतलब मेरे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने ही बैठे हुए हैं दोनों सभी कलाकार। तो वहाँ पर जो है वो पोएट्री वगैरह शुरू हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर बहुत सारे 5-6 कवि आए हुए थे, एक कवियत्री भी थी। उन्होंने अपनी-अपनी पोएम कविताओं का पाठ करा, और कड़ाके की ठंड बहुत भयंकर, कुमार विश्वास की खुद की तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इस जिस दिवस था वो 16 दिसंबर जो था, वो जो है वो एक विजय दिवस के रूप में जो सरकार मना रही थी उसका सपोर्ट करते हैं वो, और उस टाइम ज़रूरत भी थी, क्योंकि देश में जो है वो सीए वगैरह की हिंदू-मुस्लिम वाली लड़ाई वगैरह चल रही थी। इसलिए उन्होंने आना मुनासिब समझा, और वो आए भी, और मेरी किस्मत ये अच्छी रही कि मुझे दोनों को देख, और राहत इंदौरी साहब जो है वो आए नहीं थे, थोड़ा लेट आए थे वो। तो जब थोड़ा लेट आए तो उनका लड़का जो है उनको लाता, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, क्योंकि बूढ़े हो गए थे थोड़े से, और दिखता भी नहीं था, उनका आँख का ऑपरेशन भी हो चुका था कुछ। तो वो आए, फिर उसके बाद जो धीरे-धीरे कवियों ने बोलना शुरू करा, और लगभग साढ़े 10 बज गए थे, और घर से फिर फ़ोन आने लगे, क्योंकि मैं खाना खा के गया नहीं था, तबीयत खराब थी, और फिर मेरे को फ़ोन आने लगे, तो मैंने मना किया मम्मी से, मम्मी अभी थोड़ा-सा टाइम और बचा है, मैं जिनको सुनना है उनका टाइम ही नहीं, उन्होंने ही नहीं सुनाया अभी, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो सेकंड लास्ट वे में लगभग अराउंड 10 बजे के करीब जो है राहत इंदौरी साहब ने अपना पोएट्री शायरी वगैरह बोली। लोग बाग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि समझ में आता है वो कवि लेखक ऐसा शायरा, उनका अंदाज ऐसा है कि सभी को बहुत ज़्यादा भाता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो वाक़ई बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस उनका मेरे को देखने को मिला था लास्ट ईयर दिसंबर में। उसके बाद आखिरी में कुमार विश्वास ने अपनी परफ़ॉर्मेंस दी थी, और लगभग बज गए थे वो अराउंड साढ़े 11 पौने 12 बज गए थे। इस दौरान घर से फ़ोन आने लगा, मैंने घर से फ़ोन उठाया नहीं, क्योंकि मैं घर से बाहर नॉर्मली रहता नहीं हूँ इतनी रात में, और घर वाले फ़िक्र में थे कि इसकी तबीयत ख़राब है, तो कहीं पड़ा हो सकता हूँ, कहीं वो ना हो जाए, कहीं गिरा-मरा हो तो सत्यानाश हो जाए पूरा, सब रखा रह जाए।
तो मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका रात में 12 बजे के करीब मैं लाल परेड रवींद्र भवन वहाँ से आ रहा था। भयंकर ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड कि हाथ मेरे दस्ताने पहन के नहीं गया था मैं, ग्लव्स मेरे पास थे लेकिन मैं पहन के नहीं गया था। लेकिन बहुत कड़कड़ाके की ठंड थी। और मैं घर पर आया, मैंने थोड़ा बहुत खाना वगैरह जितना खाया था वो खाया, और फिर सोया। तो फिर मैं 2-3 दिन तक उठ नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी फिर। तो कहने का मतलब ये था कि मेरा किस्मत इतनी अच्छी रही कि मैंने एक बार ज़िंदगी में, मेरे को कम से कम ये 16 दिसंबर 2019 इसलिए याद रहेगा कि मैंने कम से कम अपने दोनों चहेते सितारों को जो है वो एक बार कम से कम ज़िंदा अपने सामने देख लिया। क्योंकि वाक़ई दोनों ही की जो काबिलियत है वो शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। दोनों ही भारत के अव्वल दर्जे के साहित्यकार हैं। जहाँ कुमार विश्वास जो है वो हिंदी के अग्रणी लेखक और कवि हैं। वहीं जो है जो राहत इंदौरी साहब थे, वो उर्दू के जबरदस्त लिखने वाले और अदाकार। उसको एक जो उनका प्रेजेंट करने का तरीका था वो शानदार था। उनके जैसा किसी का हो ही नहीं सकता। उनको कॉपी कर सकते हैं लोग बाग, लेकिन उनकी तरह बन नहीं सकते। तो राहत इंदौरी साहब जो है वो आज उनका निधन हो गया अनफॉर्चुनेटली। और शायद आप लोगों ने देखा भी उनका बहुत बार उनको देखा भी होगा, या उनकी ये वाली लाइन तो पक्के में, अगर आप टिकटॉक चलाते होते थे, क्योंकि अभी तो बंद हो गई है, अगर चलाते थे तो उसमें जरूर ये वाली लाइन तो जरूर सुनी होगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वो वाली पोएट्री जो है वो उन्हीं की है, लेकिन वो जो है वो अलग अंदाज से लिखी गई है, वो अलग तरीके से लिखी गई है। लेकिन उसको जो है वो गलत तरीके से पेश किया जाता है। खैर, वो अलग बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हुआ आज है। वो बूढ़े भी थे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि मैंने कम से कम एक बार तो उनको सामने से देख लिया। और उसी दौरान मालूम, मैं जब घर को आ रहा था तो वो कार में बैठ रहे थे उस दौरान। मैंने सोचा सेल्फी ले लूं या फिर उनकी फोटो खींच लूं, लेकिन मैंने सोचा कैमरा निकालने से अच्छा इनका दीदार कर लो, वही अच्छा। तो उनका मेरे दिमाग में बस वही इमेज बैठी हुई है कि उनका लड़का जो है वो गेट खोलकर उनको जो है वो गाड़ी में बिठा रहा है। एक दो बंदे उसमें भी फोटो ले रहे थे उनके साथ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने केवल जो है उनको केवल देखना चाहा कि मैं देख सकूं उनको बस एक नज़र में। तो वो बिल्कुल सामने मेरे से 2-3 फुट दूर जो है वो गाड़ी में बैठ रहे थे। बस वो इमेज मेरे सामने आज आ रही है जब उनकी डेथ की खबर सुनी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ऐसे कलाकार जो है वो लगातार भारत में आते रहे, जिसके कारण से सद्भाव जो है वो देश में बना रहे। इसी के साथ राहत इंदौरी की बात खत्म करते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यदि आप मान लीजिए, अब थोड़ी सी बात पलटते हैं और थोड़ा सा कवि और कविताओं पे बात कर लेते हैं, और थोड़ी सी अपने मानव जो व्यवहार होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा आज के लेसन से। तो मैं ये आपसे बोलना चाह रहा हूँ, यदि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में युद्ध, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन युद्ध की कंडीशन बन रही है। आम सामने जो है वो पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई है, उसके सामने हिंदुस्तान की सेना खड़ी हुई है। और सैनिकों से बोला जाता है कि आप युद्ध करना, आपको युद्ध करना है, आपको सामने वाले को मारना है। और सैनिक जो है वो घबरा जाए मतलब कि टेंशन में आ जाए और मना कर दे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है मेरी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सामने वाला जो है वो मेरे से हट्टे कट्टे हैं, या फिर मुझसे जो है वो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, उनके पास हथियार ज्यादा हैं। तो वहां पर जो सेना का लीडर होता है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना पड़ता है, सैनिकों को मोटिवेशन देना पड़ता है, सैनिकों को उत्साह देना पड़ता है, जिसके कारण से सैनिक जो है वो लड़ सके। सेना में एक बात बोली जाती है, जो जंग जो है वो जंग जीतने के लिए केवल हथियार या तकनीक होना काफी नहीं होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके पास उत्साह है कि नहीं, आपके पास जोश है कि नहीं। अगर जोश की कमी होती है तो आपके पास हथियार और तकनीक होने के बाद भी आप जंग हार जाते हो। उदाहरण भारत और पाकिस्तान की तीनों ही लड़ाइयाँ रही हैं। पाकिस्तान जो है वो तीनों ही लड़ाई में, 1965 में हुई थी एक लड़ाई, 1971 में हुई थी एक लड़ाई, और 1999 में हुई थी लड़ाई। तीनों ही जगह पर जो है वो पाकिस्तान की सेना जो है वो अच्छे पकड़ बना ली थी उसमें युद्ध में। लेकिन उसके बाद भी तीनों ही युद्ध में जो है वो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तीनों ही युद्ध में, 1965 हो, 71 हो, चाहे 99 हो। क्योंकि 1965 में बोला जाता है कि 1965 में नहीं, जहाँ तक 71 में बोला जाता है, 1965 में तो अपन जो है वो चाइना से हार चुके थे।
1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें हम बहुत बुरी तरह से हारे थे चाइना से, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमको। और उसमें सेना की गलती नहीं थी, ज्यादातर राजनीतिक गलती थी, राजनेताओं की गलती थी, जिसके कारण से सेना को सपोर्ट नहीं मिला। तो उस टाइम हम हारे थे और पाकिस्तान ने फिर 3 साल बाद फिर से अटैक कर दिया था हमारे ऊपर 1965 में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से हमारी सेना बहादुर से लड़ी और उसको हराया भी, है ना। उसके बाद जो है 1971 में पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए नए टैंक थे बिल्कुल। तो भारतीय सेना में खौफ था उन टैंक का, उनको नाम दिया गया था पैटर्न टैंक, पैटर्न टैंक बोला जाता था उनको। और वो टैंक बहुत ज्यादा एडवांस थे। भारतीय सेना में सैनिकों में खौफ था कि हम उससे कैसे लड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, हम उसके सामने कैसे टकरा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिर से वही बात आ जाती है, उत्साह की कमी नहीं थी, जोश इतना था कि लड़ मरने को तैयार थे। आज जो है वो जोश की बात आई तो आज खुदीराम बोस जी की जो है वो शहीदी दिवस भी है। उनको जो है वो 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया था। तो आप सोच सकते हो वो 18 साल के युवक में देश को आजाद कराने के पीछे कितनी ललक होगी, कितना ज्यादा वो तैयार होगा कि वो खुशी खुशी जो है वो फांसी पर लटक गया। अंग्रेजों ने जो उसको 18 साल के लड़के, बच्चा ही बोलेंगे, कोई एज नहीं होती 18 साल की उम्र में जो उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो हिम्मत चाहिए होती है ऐसी चीजों को करने के लिए। वही हिम्मत जो है 1971 में पैटर्न टैंक के सामने जो है वो हमारे सैनिकों ने दिखाई, और भगवान ने उनकी जोश का साथ दिया और जो है वो जीते। बोलना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर जब जोश देने वाली बात आती है ना, तो यहाँ पर साहित्य की बहुत ज्यादा भूमिका बढ़ जाती है। एक गाना है या फिर एक सॉन्ग है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वो सॉन्ग। लेकिन मैं आज उस सॉन्ग को जो है वो लिरिक्स पे बात करने वाला हूँ कि इस सॉन्ग की लिरिक्स क्या है ना। तो यहाँ पर एक आरंभ है प्रचंड वाले सॉन्ग की लिरिक्स लिखी हुई है। लिरिक्स किसको बोलते हैं? लिरिक्स वो होती हैं जो कि हमको गाने के शब्दों से रूबरू करवाती हैं कि गाने के शब्द क्या है, या गीत के शब्द क्या है, या पोएट के जो जिसने लिखी है उसके शब्द क्या है। तो शब्द देखेंगे यहाँ पर, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड मतलब, आरंभ मतलब शुरुआत, शुरुआत। प्रचंड है मतलब कि ताकतवर है, प्रचंड मतलब ताकतवर है। आरंभ मतलब शुरुआत और प्रचंड है, प्रचंड मतलब हो जाता है ताकतवर। बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मतलब जो हमारे आज तक शहीद हुए हैं देश के लिए, आज तक जब जितने सारे लोग सैनिक शहीद हुए हैं, उनके जो मस्तकों के झुंड हैं, जो जो उनकी शहीदी है, उनके जो आत्माएं हैं, वो आपसे बोल रही हैं कि आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मतलब आज तुम जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। ये कब की बात कर रहे हैं आप देखो, एक सैनिक अगर उस टाइम भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और उसको जो है वो पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, और उसके सामने ये लिरिक्स आते हैं कि अभी जो है आरंभ है प्रचंड, मतलब जो शुरुआत हो करना है वो आपको प्रचंड करना है, बहुत हैवी करना है, जिसके कारण से जो है तुम युद्ध में जो है वो लड़ सको। बोले मस्तकों के झुंड मतलब हमारे जो पूर्वज इतने सारे लोग मर चुके हैं देश की आजादी के लिए, जो है वो उन्होंने अपने बिना कुछ सोचे समझे बलिदान दिया है। तो वो आप, उनकी आत्माएं आपसे बोल रही हैं कि आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आज जंग लड़ने से मत डरो, आज तुमको जंग लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, क्योंकि हम लोगों ने उसी देश के लिए जो है वो अपने प्राण दिए थे। अगली लाइन है, आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आन बान शान मतलब कि आन बान शान समझते हो ना, मतलब जो हमारा एक तरह से बोला जाए तो जो गौरव करने वाला क्षण होता है, मतलब कि आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान सुनी होगी ना, कि उसका जो गौरव है वो बना रहना चाहिए, तिरंगे का गौरव। आन बान शान या कि जान का हो दान, यदि आपको अपना बलिदान भी देना पड़े, आपको अपनी आन बान शान लुटाना हो, मतलब कि ये नहीं लड़ना कि हम बहुत बड़े वाले हैं तो हम जो है वो सामने से नहीं लड़ेंगे, वो नहीं सोचना है आपको। अगर आपको अपनी जान तक देना है, तो अगर वो अपनी जान का दान देना है, तो आप बिना कुछ सोचे आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मतलब कि आपको एक बार में वो अपनी जान और अपनी आन बान शान सभी कुछ देश के खातिर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको इस तरह से तैयार होना है कि आप केवल एक क्षण में, आपको केवल एक क्षण मिलेगा, उस क्षण में जो है वो आप अपनी जान तक देश के लिए न्यौछावर कर दो जब आप लड़ रहे होगे। मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे मतलब कि उसका मन से इच्छा होना चाहिए प्राण देने की। अगर आप सैनिक हो तो आपके अंदर से इच्छा होना चाहिए कि मैं देश के लिए मर सकता हूँ, क्योंकि मेरे देश के देशवासियों को मुझ पर भरोसा है। अगर जो सैनिक बाउंड्री पर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, अगर वो लड़ने से मना कर देंगे तो क्या होने वाला है? तो वही होने वाला है जो आज से 200 साल पहले हुआ था। क्या हुआ था? अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था।
वही लिखा हुआ है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। और केवल प्राण देने के लिए नहीं तैयार होना चाहिए, मरने के लिए जा रहे हैं हम केवल मार दो गोली, नहीं, प्राण लेने के लिए भी। जब आप दूसरे के सैनिकों को मारोगे, जब पाकिस्तान के सैनिकों को मारोगे, तब जाके देश विजय हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मन करे से प्राण दे, मन करे से प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, उसी के जो है वो जय जयकार होती है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो अपने मन के कब्जे में करके दूसरे की जान ले भी सकता है और खुद की जान दे भी सकता है। वही जो है वो वही शक्तिमान है, वही जो है ताकतवर है, बाकी कोई ताकतवर नहीं है। ईश की पुकार है, भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ईश की पुकार मतलब कि ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि आप भारत की रक्षा के लिए लड़ो। अगर आप नहीं लड़ोगे तो ईश्वर की पुकार की आप ईश्वर की पुकार नहीं मांग रहे होगे, आप ईश्वर को नहीं मान रहे होंगे। ये भागवत का सार है। भागवत मतलब कि जो लड़ाई महाभारत में लड़ी गई, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसको भागवत बोला जाता है। श्रीमद् भागवत कथा आपने शायद नाम सुना होगा, बुक भी पढ़ी होंगी, है ना। उसमें जो है वो भागवत का जो सार है वो यही तो है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। भागवत का जो मेन निचोड़ निकल के आता है उसमें यही बोलता है कि अपना कर्म करो। अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे और दूसरे सामने वाले बंदे को नहीं मारोगे, अगर भारत के फौजी लड़ने से मना कर देंगे, तो भारत कभी भी आजाद नहीं रह पाएगा, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, कोई भी देश कब्जा कर लेगा। तो आपको अगर अपनी आजादी बनाए रखना है तो आपको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। बिना युद्ध लड़े आप जो है वो अपनी आजादी को बरकरार नहीं रख सकते। वही लिखा हुआ है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अगर आप वीर हो, आप ताकतवर हो, तो युद्ध लड़ो। बिना युद्ध लड़े जो है वो नहीं हो सकता। अब इस चीज को आप इमेजिन करिएगा कि एक सीमा पर युद्ध प्रहरी से बात बोली जा रही है, युद्ध लड़ने वाले से बात हो रही है, जो कि जिसने मना कर दिया लड़ने से, कि वो नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसकी जान चली जाएगी। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उस कंडीशन में ये बातें बोली जा रही हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो। नीड़ शब्द से तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर देखो, कौरवों की भीड़ हो। कौरवों की भीड़ मतलब कौरव 100 थे। कौरव की संख्या जो थी, महाभारत के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे अभी, यदि आप, जो युद्ध हुआ था, कौरव जो थे वो 100 थे, और उनके पास कृष्ण की लगभग लाखों में संख्या थी सैनिकों की। और उनके सामने जो पांडव थे, पांडव केवल 5 थे भाई, और उनके पास जो संख्या थी सैनिकों की वो भी कम थी। जो लड़ सका वही तो महान है। उसके बाद भी पांडव विजय हुए। कौरवों के पास, कौरव जो भाई अपने आपस के भाई थे, उनकी संख्या 100 थी, पांडव केवल 5 थे, है ना। सेम केस उनकी सेना के विषय में भी था। कौरवों के पास सेना बहुत ज्यादा थी, पांडवों के पास सेना बहुत कम थी। उसके बाद भी पांडव विजय हुए। यहाँ पर वही बात आ जाती है, जो लड़ सका वही तो महान है। जो लड़ने की ताकत रखता है बस वही महान होता है। और आज के इतिहास में आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पांडवों के बारे में ही सब जो है बात करते हैं, क्योंकि पांडव जीत गए, है ना। ताकतवर किसको ज्यादा माना जाएगा? जो जीता। अगर आप जीतते नहीं हो तो आपको ताकतवर नहीं माना जाएगा, है ना। ये इसका सार निकल रहा है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जो जाके आसमान में दहाड़ दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। जीत की हवस मतलब कि हमको ये नहीं है कि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे ही। हमको जबरदस्ती, हमने हमने पाकिस्तान से जाके नहीं बोला है कि हम जो है वो अब तेरे एरिया पे कब्जा करने चाह रहे हैं। हमको हवस नहीं है कि हमको जीतना है, जैसे चाइना करता है। चाइना भारत में इन्वेड करता है, घुसता है, घुसपैठ करता है, और भारत को जबरदस्ती लड़काता है कि आप लड़ो हमसे। हम कभी, भारत ने ये नहीं करा। भारत कभी नहीं करता कि दूसरे देश में जाकर जो है वो युद्ध शुरुआत कर दे। भारत ने आज तक नहीं करा ऐसी चीज, है ना। तो वही बात लिखी हुई है कि जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। लेकिन हम दूसरे लोगों को समझा भी तो नहीं सकते कि ऐसा तुम भी मत करो। किसी पे कोई हमारा वश तो ही नहीं चलता, हमारा वश हमारे ऊपर चलता है। तो भारत ने कभी भी दूसरे पे आक्रमण नहीं किया। लेकिन क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। उसको जो है वो ठोकर मतलब कि ऐसे ही, मतलब जाने दो, जैसी है वैसी ही जाने दो। इस लाइन का थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आगे की लाइन देखो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। ये चीज भारत में विशेषकर जो है वो हिंदू संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि हम मरने के बाद भी मरते नहीं है। हमारी आत्मा अजर अमर है। आत्मा, अगर हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण ले लेती है और नए रूप में हम जन्म लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी नहीं है। जब मौत अंत है ही नहीं, जब मौत के बाद हम मरते ही नहीं है और हमारी आत्मा अमर रहती है, हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो फिर मौत से डर क्यों रहे हो? आप लड़ने से डर क्यों रहे हो? जब आप मरोगे नहीं, आप तो अमर हो जाओगे। अगर आप लड़ते हो तो आप मरोगे नहीं, आप अमर हो जाओगे। जब मालूम है आपको तो फिर देश के लिए बलिदान दो ना। ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
मतलब इस चीज को जो है वो तुम खुलेआम बोलो कि मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं देश के लिए मर सकता हूँ। और इस बात को दहाड़ने से मतलब है कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ बोलो कि मैं अगर देश की रक्षा करने के लिए अगर मैं शहीद हो रहा हूँ, तो मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं अमर हो रहा हूँ, मैं फिर से शरीर लूंगा और फिर से देश की रक्षा करूंगा। तो इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। अगर आप शक होगा आपको कि मैं बाद में जन्म लूंगा कि नहीं लूंगा, तो फिर आप लड़ नहीं पाओगे, है ना। तो यही बात जो है उसके लिए बोली जा रही है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी शक हुआ तो देश के लिए लड़ नहीं पाओगे या फिर मर नहीं पाओगे। इसलिए बिना कोई शक करे इसी बात को कि मैं मरने के बाद भी जिंदा होऊंगा और देश की रक्षा करूंगा, इस बात को जो है वो दहाड़ कर बोलो, मतलब कॉन्फिडेंटली बोलो। इसमें कोई शक नहीं है, आपको कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। आरंभ है प्रचंड। आरंभ मतलब शुरुआत, प्रचंड मतलब विनाश, बहुत विशाल है। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव। दया का भाव, किसी पे दया आ जाना, है ना। कोई अगर जैसे कोई सैनिक है तो मतलब किसी पे जैसे कोई घायल सैनिक है तो उसके लिए दया का भाव। या कि शौर्य का चुनाव, यदि मुझे किसी पे दया दिखानी हो, जैसे कोई पाकिस्तानी सैनिक जब भारत में कैद हो गया, उसको प्यास लग रही है, वो जो है वो मरने की कगार पे पानी मांग रहा है, तो वो दया का भाव, हमको पानी पानी पिलाने वाली बात। या फिर शौर्य का चुनाव, कहीं पर जो है वो मैं मर रहा हूँ, लेकिन मरते मरते भी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी सैनिक आ रहे हैं, तो मरते टाइम भी मैं उन सैनिकों से लड़ सकूं, उनको मार सकूं। तो अगर मुझे दो चीज चूज करना, या तो मैं शांति से मर जाऊं या फिर अपनी पूरी ताकत समझ के फिर से मरने की कंडीशन में भी उससे लड़ सकूं, तो उसको बोलेंगे शौर्य का चुनाव। शौर्य मतलब अपनी ताकत दिखाने का चुनाव करना हो जब, तो शौर्य का चुनाव। या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। अब तुमको ये शौर्य का चुनाव करना है, ताकत से लड़ना है, कि तुमको जो जब तुम हार जाओगे, जब तुम मर जाओगे और तुम्हारी जमीन पर दूसरा देश कब्जा कर लेगा, तो तुमको जो घाव होगा कि हमारी जमीन पर आज भी कई भारतीयों को वो चीज कसोक्ति मतलब कि गुस्सा दिलाती है कि पाकिस्तान ने हमारे कितने बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया है। वो एक घाव की तरह है कि हमारे सैनिक के, हमारे जो है वो देश में चाइना ने जो कब्जा करके रखा है। जो सैनिक होते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आती है कि उस टाइम शायद हमारे पास ताकत होती तो हम जो है वो चाइना को लता सकते थे, चाइना को अपने अंदर घुसने नहीं दे सकते। तो वो एक घाव बन गया है, जो कि जैसे कई बार, जैसे मुझे यहाँ पर घाव है, नाक पर देख सकते हो आप, तो एक बार घाव बन जाता है तो वो जिंदगी भर रहता है। तो यही घाव जो यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर आप हार गए एक बार, अगर आप हार गए तो आपकी जमीन पर दूसरे देश का कब्जा होगा, और वो घाव आपको हमेशा जो है वो अपनी हार याद दिलाता रहेगा। तो आपको अगर शौर से लड़ना है वो याद रख लो, या आपको दया दिखानी है वो याद रख लो, या फिर हार का घाव जो आपको हमेशा के लिए बनने वाला है वो याद रख लो। आपके ऊपर है। या कि पूरे भाल पर जल रहे विशाल का लाल। या कि पूरे भाल पर जल रहे विशाल का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। जो भला भाल होता है, उस पर लाल रंग जो है वो त्याग का प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। तो वो उस भाले पर लाल रंग को देखो, आपको उस भाले की सहायता से, पुराने जमाने में भाले से लड़ते थे, तो भाला जो है वो दूसरे सैनिक में, मतलब आप जब लड़ रहे होते तो उसको घोपना पड़ता था, घोपते थे तो वो रक्त रंजित हो जाता था, पूरा लाल हो जाता था खून से। तो वही बोल रहे हैं कि वही लाल, ये लाल ये गुलाल आज विजय का लाल। या कि पूरे भाल पर जल रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। मतलब जब आप उस भाल को रक्त रंजित करोगे, तो किसके, दुश्मन के खून से जब उसको लाल करोगे, तब आप खुशी मना पाओगे। लाल ये गुलाल आज तुम सोच लो, मतलब जब आप उसको मारोगे तब ही आप गुलाल उड़ा पाओगे, मतलब खुशी मना पाओगे। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मैं उसको मारू कि नहीं मारू। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। मतलब अगर हो सकता है आपका रंग केसरी हो, या फिर आपका मृदंग से मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, मुझे मृदंग शब्द का अर्थ नहीं पता। मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। मतलब कि रंग केसरी हो या मृदंग, मृदंग का आंसर दिए बिना यहाँ पर पता नहीं चलेगा। देखते हैं मृदंग का आंसर क्या है। मृदंग, अच्छा मृदंग मतलब कि ढोल, ढोल मतलब ढोल वगैरह बजाना। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो मतलब या तो आप शहीद हो जाओ, शहीद होके जो है वो अपना रक्त बहा दो, या फिर आप अगर दूसरे का, दुश्मन का रक्त बहा दोगे, तो वहां पर जो आप ढोल बजा रहे होगे तो वो भी आपका जो है वो खुशियों से लाल हो रहा होगा, वो जो है वो गुलाल से लाल हो रहा होगा, तो खुशी मना रहे होगे आप। या कि केसरी हो लाल तुम ये सोच लो, मतलब आप खुद शहीद हो जाओगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप जो है वो दूसरे को मारना चाहते हो कि खुद से खुद जो है वो एक सैनिक की भांति लड़कर जो है वो मृदंग बजाना चाहते हो, जो कि केसरी रंग का है, जो कि जो है वो
खुशी का मृदंग है, जो कि उत्साह का जब जीतने की जो खुशी होती है उसका मृदंग है, वो बजाना चाहते हो। ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। दूसरे को मारकर अपना मृदंग, अपना रक्त रंजित का मतलब अपना खून बहाना है कि खुद जो है वो शहीद होकर अपना खून बहाना है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत। कई बार जो हमारी कविताएं होती हैं वो प्रेम रस पे होती हैं, मतलब कि प्रेम भाव पे बनी हुई होती हैं। माता का पुत्र के प्रेम, पुत्र माता और पुत्र का प्रेम हो, या फिर प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम हो, तो इन पर जो है वो कविताएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं कविताओं के लिए बोला हुआ है, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत। ऐसे कवि जो कि केवल प्रेम गीत के गीत गाते हैं, केवल प्यार प्यार दिखता है जिनको, उस कवि को आज तुम नकार दो। आज उस कवि के बारे में मत सोचो। अगर आज आप उस कवि के बारे में सोचोगे तो आप लड़ नहीं पाओगे। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट को तुम बखार दो। भीगती नसों में आज, मत भीगती नसों में आज, जो अपनी नसें होती हैं, तो जो पसीना, जब मेहनत करते हैं तो पसीना निकलता है ना, उसी बात को बोला हुआ है। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज। जब हम गुस्सा होते हैं ना, गुस्सा होते हैं तो आप देखोगे जब कोई गुस्सा होता है ना, तो उसके अंदर खून का प्रवाह बढ़ जाता है, और उसके कारण से उसकी जो नसें होती हैं वो दिखने लगती हैं। जैसे अगर आप हाथ की देखोगे आपके घर में, अगर आप मुक्का बनाते हो, कोई कड़क करते हो, तो आपकी नसें यहाँ पर दिखने लगेंगी, है ना। तो ये नसें को इसलिए वो लिखा हुआ है फूलती रगों में। आपको गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा होगा तब आपकी नसें जो है वो फूलेंगी। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, रगों मतलब वही नसें, रगों में आज, आग की लपट का तुम बुखार दो। मतलब इसमें इतना ज्यादा जोश हो जाए, जब कोई बघार लगाते हैं ना, आपने देखा होगा मम्मी को तड़का लगाते हुए तो एकदम से कैसे धुआं निकलता है, तो वैसा आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए। आज आप कवि के जो भी प्रेम गीत बताते हैं उनको सबको भूल जाओ। आपके अंदर इतना गुस्सा होना चाहिए कि वो जो है वो एक गुब्बार की तरफ उठे। जब कोई बघार लगता है तो ऐसा चिंगारी निकलती है ना, उस तरह से आपका गुस्सा जो है वो निकलना चाहिए। आग की लपट को तुम बखार दो, आरंभ है प्रचंड। और आपकी जो शुरुआत होना चाहिए वो प्रचंड होना चाहिए। तो ये पोयम समझ में आ रही है आपको? इस पोयम में कितने सारे जो है वो भावनाओं को मैंने आपको कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया एक दो पेज में, लेकिन कवि ने कैसा किया, केवल शब्दों को चुनाव करके उसको इस तरह से जमाया कि वो जो है कविता का रूप ले लिया, उसने कविता का रूप ले लिया। और हमारा ये दायित्व बनता है एज ए स्टूडेंट, जब हम लर्नर होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमें उस कविता से जुड़ना पड़ता है। कविता से जुड़ने से ज्यादा अच्छा है आप उस कवि से जुड़ो। वो कवि आपको क्या सिखाना चाह रहा है। जब हम कवि से जुड़ते हैं ना, तब हमको पोयम का मतलब समझ में आता है, हमको उसको भाव समझ में आते हैं। और यहाँ पर जब आप एक पाकिस्तान से लड़ने वाले युद्ध के प्रति इस पोयम को पढ़ोगे ना, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी कि ये पोयम किस मकसद से लिखी गई है। फिर आपको इस पोयम की जो व्याख्या लिखना पड़ेगी ना, उसके लिए आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी। आपको किसी गाइड में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही उस व्याख्या को रटना पड़ेगा। तो वो व्याख्या जब लिखने को आती है, तो आप यदि उस कवि से अच्छे से जुड़े हुए हो, यकीन मानो, हम नॉर्मली हिंदी में क्या कर रहे होते हैं, हिंदी या इंग्लिश में उस पोयम को पढ़ लेते हैं, टीचर हमको कॉपी में लिखवा देती है, हम वो व्याख्याओं को याद कर लेते हैं, एग्जाम में वो व्याख्या आ जाती है और लिख कर जाते हैं। इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं निकलता है। जबकि होना क्या चाहिए, जब आप वो पोयम पढ़ें, जब आप किसी बुक की पोयम को पढ़ें, तो कवि ने किस मकसद से लिखी हुई है उस पोयम को, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि कवि ने इसको दृष्टि में रखते हुए रखा हुआ है, कवि ने ये सोचकर ये पोयम लिखी हुई है। फिर आपको उस पोयम का अपनी मर्जी से अर्थ पता होगा कि इसका जो है वो अर्थ ये होता है। और जब आप टीचर की लिखी हुई बात को पढ़ेंगे ना, जो टीचर लिखवाती हैं, आप वो चीज भूल नहीं पाओगे। आपको मालूम क्या करना चाहिए, नॉर्मली जो टीचर लिखवाते हैं, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जो है वो एक एक पैराग्राफ को जो है वो बाकायदा समझाए। लेकिन आपको यहाँ पर आपका काम क्या बढ़ जाता है, टीचर जो लिखवाता है ना, आपको उसको नहीं रटना है, पहले तो पोयम समझना है किस मकसद से लिखी गई है। उस मकसद को अगर आपने जान लिया और पोयम का अर्थ अपनी मर्जी से बता सकते हो किसी को आप, फिर जो टीचर लिखवाता है ना व्याख्या, उसमें से शब्दों को चूज करो, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी इस गाने का अर्थ आपको समझाया, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस गाने का अर्थ अपने शब्दों में लिखो, तो आप लिखने बैठोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये जैसे मैं जैसे कोई सा शब्द अगर यूज कर रहे हो, तो आप कई बार जो है वो घर में जो शब्द यूज करते हैं हम वो शब्द यूज कर लेते हैं। जबकि लैंग्वेज में हम घर के शब्द यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड शब्द यूज करना होते हैं, स्टैंडर्ड हमको वाक्य बनाना होते हैं, है ना। तो वो वाक्य बनाने के लिए फिर टीचर का लिखा हुआ काम आता है ना। जब हम वो लिखवाया हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि अच्छा इस शब्द को मैं यूज कर सकता हूँ। उन शब्दों और उन वाक्यों को फिर हम अपने अर्थ में जो है वो यूज करते हैं, तब जाके हिंदी व्याख्या जो है वो आप सही तरीके से पढ़ रहे होते हो, है ना। तो इस गाने को फिर से अपन जो है वो इसको अभी हम अपन ने पढ़ा है, इसको आप ट्यून में सुनते हैं, कई बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी।